दोस्तों, तो आज हम लोग बीपीएससी पेपर 1 का मेंस एग्ज़ाम का पेपर 1 का जो इतिहास और कला संस्कृति का अध्याय है उसमें हम लोग दूसरे अध्याय को पढ़ने वाले हैं। और अभी तक हमने कला और संस्कृति के सारे अध्याय को पूरा कर लिया है, जिसमें कि हमने मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम शैली, मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा कला सभी को पढ़ा। ठीक है, तो अध्याय 1 समाप्त होने के बाद हम लोग 2 में हैं और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जनजातीय विद्रोह। ठीक है, और जैसा कि आपको पता भी होगा, आपने अगर बीपीएससी का सिलेबस देखा होगा तो जनजातीय विद्रोह में 2 चीज़ें जो है आपको इसमें दिखाई देंगी। 2 टॉपिक है, एक तो आप जो देख रहे हैं संथाल विद्रोह और दूसरा है मुंडा विद्रोह। ठीक है, तो मुंडा एवं संथाल विद्रोह के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले संथाल विद्रोह को पढ़ेंगे। इसका परिचय है कि ब्रिटिश शासन की औपचारिक नीतियों ने भारत की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया तथा भारत को ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया। संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन की इन्हीं आर्थिक प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ प्रथम संगठित सशक्त जनजातीय आंदोलन था। ठीक है, संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में दामन एक कोह, ठीक है, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक जो स्थित क्षेत्र है ये दामन एक कोह का, उस क्षेत्र में सिद्धू तथा कान्हू, चांद एवं भैरव के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, यह विद्रोह पूर्व में हुए जनजातीय आंदोलन की अपेक्षा ज़्यादा आक्रामक, पूर्व में मतलब कि इससे पीछे भी कुछ जनजातीय विद्रोह हुए थे, तो उसके अपेक्षा अगर देखें तो ज़्यादा आक्रामक, संगठित एवं हिंसक था। ठीक है, इस विद्रोह ने जनजातीय परंपराओं एवं अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। तो ये एक परिचय मात्र है। अब आगे हम लोग देखते हैं संथाल विद्रोह के उद्देश्य क्या थे। ठीक है, तो संथाल विद्रोह के उद्देश्य को देखें तो इस विद्रोह के माध्यम से वे निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते थे। पहला, ब्रिटिश प्रभाव को समाप्त करना। ठीक है, विदेशी प्रभाव को समाप्त करना या ब्रिटिश प्रभाव को समाप्त करना। दूसरा कि संथाल क्षेत्र में ब्रिटिश शासन का अंत करना। न्याय एवं धर्म पर आधारित राज्य की स्थापना करना। ठीक है, संथालों के पारंपरिक एवं वन अधिकारों के साथ साथ आर्थिक हितों की सुरक्षा करना। ये सभी संथाल विद्रोह के प्रमुख उद्देश्य थे। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बिहार और झारखंड का जो इलाका है यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसमें ये राजमहल की पहाड़ी, ये दामन एक कोह का जो भाग ये कहा जाता है। ठीक है, भागलपुर से लेकर के राजमहल की पहाड़ी, ये जो क्षेत्र है ये दामन एक कोह का इलाका है और यहीं पर संथाल विद्रोह का केंद्र था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं संथाल विद्रोह के कारण। तो अंग्रेजी सरकार की नीतियों के खिलाफ जनजातीय क्षेत्रों सहित भारत के सभी क्षेत्रों एवं वर्गों में साम्राज्यवादी सरकार के खिलाफ संथाल, भूमिज, हो, मुंडा, पहाड़िया आदि अनेक विद्रोह समय समय पर हुए, जो अंग्रेजी सरकार की शोषणकारी नीति के साथ साथ कुछ स्थानीय एवं तात्कालिक कारणों से प्रेरित थे। इसी परिप्रेक्ष्य में संथाल विद्रोह के लिए जिम्मेदार कारकों को हम निम्न रूप से देख सकते हैं। ठीक है, तो कारण में सबसे पहला कारण दिया है जमींदारी प्रथा एवं इसके दुष्परिणाम। आरंभ से ही कंपनी शासन के लिए भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। ठीक है, आरंभिक भू राजस्व संबंधी प्रयोगों के बाद 1793 में बिहार एवं बंगाल प्रदेश में जमींदारी प्रथा लागू की गई। प्रारंभ में कंपनी शासन ने उनके सरदारों को जमींदारों का दर्जा प्रदान किया। इन जमींदारों का उपयोग सरकार अपना हित एवं स्वार्थ साधने के लिए करती थी। ठीक है, लगान की इस नई प्रणाली ने व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव किया। ठीक है, पहले लोग सामूहिक रूप से लगान दिया करते थे, लेकिन अब प्रत्येक व्यक्ति को अलग से कर देना होता था। इतना ही नहीं, उनके द्वारा उत्पादित हर वस्तु पर सरकार ने नया कर लगाया। यह कर इतना अधिक था कि पहले से वसूले जा रहे कर में तिगुनी वृद्धि हो गई, जो संथाल कृषकों की आर्थिक स्थिति व क्षमता की दृष्टि से वहनीय नहीं थी। पुनः नए करों की वसूली के लिए मैदानी इलाकों में खासकर उत्तरी बिहार के लोगों को बहाल किया गया। इनके वसूली के तरीके कठोर एवं अमानवीय थे।
ठीक है। तो जमींदारी प्रथा के कारण जो दुष्परिणाम हुए उससे संथालों में रोष पैदा हुआ और जो है यह क्रांति का कारण बना। तो पहला तो कारण यह था। दूसरा हम लोग देखते हैं कि बाहरी लोगों, ठीक है, बाहरी लोगों यानी कि बाहरी लोग का मतलब होता है दीकुओं, ठीक है, दीकुओं की जनसंख्या में वृद्धि। दीकुओं अथवा बाहरी लोगों ने इस क्षेत्र के आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कृषि, वानिकी, उत्पादन, लगान वसूली आदि में काफ़ी रुचि दिखलाई। जल्द ही वे आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो गए तथा उनकी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। उनके प्रभावशाली होने के साथ ही संथालियों के परंपरागत अधिकारों में कटौती होने लगी। अब जंगली भूमि, वन्य संसाधन एवं सामूहिक चारागाहों आदि के इस्तेमाल पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। जगह बदलकर की जाने वाली खेती पर भी पूर्णतः रोक लगा दी गई। परिणामतः कृषि अलाभकारी हो गई और धीरे धीरे संथालों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती चली गई। ठीक है, तो दूसरा कारण यह था कि बाहरी लोगों की जनसंख्या में वृद्धि, जिससे जो संथालों के क्षेत्र है वो प्रभावित हुए। इसके बाद है तीसरा, ऋण के भार में वृद्धि। तो दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण संथाल साहूकारों एवं महाजनों से ऋण लेने को विवश हो गए। ऋण के भार में वृद्धि तथा वापसी में असमर्थ होने के कारण साहूकार एवं महाजनों ने उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त वे इनकी बहु बेटियों का यौन शोषण भी करने लगे। ठीक है, संथालों ने उनके अत्याचार से निजात पाने के लिए पुलिस एवं न्यायालय की शरण लेने की कोशिश की, लेकिन महाजनों से इनकी मिली भगत के कारण उनकी यह कोशिश भी बेकार हो गई। उन्होंने यह महसूस किया कि पुलिस और न्यायालय साम्राज्यवादी शोषण के ही उपकरण है। अतः उनके मन मस्तिष्क में औपनिवेशिक ढांचे के खिलाफ घृणा का भाव बढ़ने लगा। ठीक है, तो ऋण के भार में वृद्धि हुई, जिसके कारण और भी अन्य समस्याएं पैदा हुई और संथालों में रोष पैदा हुआ। चौथा कारण है कि साहूकारों का कपटपूर्ण व्यवहार। संथालों की कमजोर आर्थिक स्थिति ने महाजनों एवं साहूकारों के लिए खुली लूट का सुनहरा अवसर प्रदान किया। अपनी जमीन से बेदखल होने से बचने के लिए संथालों ने महाजनों से ऊंची ब्याज पर ऋण लिया। उन्होंने न केवल ब्याज पर ब्याज वसूला, बल्कि अपने कपटपूर्ण व्यवहार से ऋण खातों में काफ़ी गड़बड़ी की। इस तरह भोले भाले संथाल धूर्त महाजनों एवं साहूकारों के व्यवहार के कारण ऋण जाल में फंसते चले गए। फलतः उनमें इनके खिलाफ काफ़ी रोष था। यही कारण था कि जब विद्रोह हुआ तब महाजनों की हत्याएं की गई तथा उनके ऋण लेखों को आग के हवाले कर दिया गया। अगला है राजनीतिक कारण। संथालों का अपना राजनीतिक ढांचा था, जिसे परहा पंचायत कहा जाता था। यह प्रतिनिधिमूलक परंपरागत ढांचा था। उनके सरदार संथालों द्वारा चुने जाते थे। ये सरदार उनके हितों की रक्षा का ख्याल रखते थे तथा गांव का लगान वे एक साथ राजकोष में जमा करते थे। स्मरणीय है कि नवीन जमींदारी व्यवस्था एवं औपनिवेशिक प्रशासनिक ढांचा के लागू होने के बाद उनके अधिकार समाप्त प्राय हो गए। परिणाम स्वरूप संथालों ने नए राजनीतिक ढांचे के खिलाफ पर्याप्त असंतोष था। वे हर हाल में पुरानी व्यवस्था की बहाली चाहते थे, जिससे कि उनके सभी प्रकार के अधिकार सुरक्षित रह सके। धार्मिक एवं सामाजिक कारण भी थे, तो इसे देखते हैं। तो संथाल जनजाति धार्मिक रूप से पूर्णतः स्वतंत्र थी। वे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी अपने लोगों में से ही पुरोहितों या पाहन का चुनाव करते थे। ये पुरोहित उनके पूर्वजों एवं उनके ठाकुर यानी भगवान के साथ उनका संबंध स्थापित करते थे। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद ईसाई मिशनरियों के प्रवेश एवं उनके आक्रामक धार्मिक प्रचार ने इनकी मान्यताओं पर कुठाराघात किया। फलतः वे अंग्रेजी शासन के उन्मूलन के लिए कटिबद्ध हो गए। और जो तात्कालिक कारण के रूप में हम देखते हैं, उपरोक्त वर्णित कारणों में संथालों में असंतोष रूपी बारूद इकट्ठा हो रहा था, जिसमें दरोगा हत्याकांड ने चिंगारी का काम किया। मामूली चोरी के मामले में स्थानीय साहूकार ने दरोगा की सहायता से कुछ संथालों को गिरफ्तार करवा दिया।
प्रतिरोध स्वरूप संथालों ने उस दरोगा की हत्या कर दी। यह तनाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया और व्यापक विद्रोह का रूप ले लिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये संथाल विद्रोह के कारण का अध्ययन किया। अब हम लोग देखते हैं कि विद्रोह का प्रसार किस प्रकार से हुआ। तो संथाल विद्रोह की गति तेज रही। बहुत जल्द 30 जून 1855 को भगनीडीह में 400 गांवों के करीब 6000 संथाली एकत्र हुए और सभी ने विद्रोह का निर्णय लिया। विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था बाहरी लोगों को भगाना, विदेशियों का राज समाप्त करना एवं धर्म का राजा स्थापित करना। उनके नेता थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। शीघ्र ही विद्रोहियों की संख्या 60,000 हो गई और उन्होंने महाजनों एवं जमींदारों पर हमला करना शुरू किया। उन्होंने साहूकारों के मकानों के साथ साथ कचहरियों के उन दस्तावेज को भी जला दिया जो उनकी गुलामी के प्रतीक थे। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और डाक ढोने वाली गाड़ियों को जला दिया गया। उनके संगठित विद्रोह को कुचलने के लिए सेना का सहारा लिया गया। विद्रोहियों का सफाया करने के लिए मेजर जनरल बारो के नेतृत्व में सेना की 10 टुकड़ियां भेजी गई। संथाल विद्रोहियों ने उन्हें करारी मात दी। इसके बावजूद संथालों का प्रतिरोध अधिक दिनों तक नहीं टिक सका। क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। करीब 15,000 संथाली मारे गए। 1855 में सिद्धू पकड़ा गया और मार डाला गया। फिर कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया तथा संथाल विद्रोह की आग धीरे धीरे ठंड पड़ गई। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं विद्रोह का प्रसार हुआ और फिर इसका अंत हुआ। अब ये देखें कि कोई भी विद्रोह हो तो बस विद्रोह मात्र तो होता नहीं है, इसके कई सारे प्रभाव होते हैं। और तो प्रभाव तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक प्रकृति हम लोग किस प्रकार के देखते हैं, ठीक है। इतने संथाल मारे गए, इतने पुलिस मारे गए या जो भी है, लेकिन इसकी प्रकृति किस प्रकार की थी वो हम देखते हैं। तो संथाल क्षेत्र से अंग्रेजी शासन की समाप्ति तथा दीकू यानी कि बाहरी लोगों को इस क्षेत्र से बाहर करने के साथ साथ न्याय एवं धर्म आधारित संथाल राज्य की स्थापना के उद्देश्य से संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में दामन को, ठीक है, जो हम लोगों ने ऊपर देखा भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक जो क्षेत्र है, ठीक है, उस दामन कोह क्षेत्र में सिद्धू तथा कान्हू, चांद एवं भैरव के नेतृत्व में हुआ। इन्होंने 6000 संथाल विद्रोहियों को संगठित किया तथा भगनीडीह नामक गांव से हमला करना शुरू किया। संथालों ने विद्रोह को पूरी तीव्रता के साथ शुरू किया था, ठीक है, तथा मैंने किया था पर मेजर बारो, ठीक है, मेजर बारो, एलेक्जेंडर एवं थॉमसन के नेतृत्व में विद्रोह को क्रूरता से दबाया गया। सिद्धू एवं कान्हू सहित लगभग 15,000 संथाल मारे गए तथा यह विद्रोह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहा। यह विद्रोह अपनी अद्वितीय प्रकृति के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण है जो निम्नलिखित है, ठीक है। तो इसकी प्रकृति किस प्रकार की थी? यह ब्रिटिश सरकार के नीतियों एवं शोषण के खिलाफ सबसे आक्रामक विद्रोह था, ठीक है। दूसरा, यह काफ़ी संगठित एवं हिंसक प्रकृति का विद्रोह था, ठीक है। अगला है कि यह विद्रोह स्थानीय प्रकृति का था पर अपने उद्देश्यों एवं युद्ध तकनीक यानी कि उनकी जो गुरिल्ला पद्धति थी इसके कारण वो राष्ट्रव्यापी महत्ता का था, ठीक है। उसके बाद है कि इस आंदोलन में मसीहावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता था, ठीक है। उसके बाद विद्रोह के संगठन एवं तीव्र प्रसार के लिए धार्मिक स्वरूप को धारण किया गया, ठीक है। और अंत में दिया है कि स्थानीय शासन को कायम करने यानी कि स्वदेशी की भावना के उद्देश्य से यह विद्रोह प्रेरित था। तो इस प्रकार की प्रकृति हम इस विद्रोह के देखते हैं, ठीक है। आगे है कि संथाल विद्रोह के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया, ठीक है। विद्रोहियों के जो हथियार थे यानी कि जो संथाल विद्रोहियों के हथियार थे वो परंपरागत थे एवं दकियानुसी थे। वो तीर, धनुष एवं भाले का प्रयोग करते थे, जबकि ब्रिटिश सैनिक अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस थे। इस विद्रोह को दमन करने के लिए अंग्रेजी शासन को मार्शल लॉ लगाना पड़ा, ठीक है। मेजर बारो के नेतृत्व में सेना की 10 टुकड़ियां भेजी गई थी जिसे संथालों द्वारा परास्त कर दिया गया था। कैप्टन अलेक्जेंडर एवं लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में अंग्रेजों की बड़ी सेना भेजकर विद्रोह का दमन किया गया। अंततः दमनात्मक कार्यवाही के दौरान 1855 में सिद्धू और 1856 में कान्हू सहित लगभग
15,000 संथाल जो है वो मारे गए थे। तो इस प्रकार से संथाल विद्रोह के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया हुई। अब हम लोग परिणाम इसका देख लेते हैं। विद्रोहोपरांत संथाल बाहुल्य क्षेत्र के लिए विशेष प्रशासनिक पद्धति के तहत भागलपुर एवं बीरभूम के कुछ क्षेत्रों को पृथक कर संथाल परगना जिला का गठन किया गया। वस्तुतः यह नॉन रेगुलेशन जिला था जहां सामान्य कानून लागू नहीं होते थे। ठीक है, इस क्षेत्र में 1876 में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो है लागू किया गया। इस एक्ट के अनुसार संथालियों को न केवल भूमि संबंधी सुरक्षा प्राप्त हुई बल्कि उनके परंपरागत ग्राम शासन को भी मान्यता दी गई तथा ग्राम प्रधानों को पुलिस संबंधी अधिकार भी दिए गए। ठीक है, संथालियों के परंपरागत माझी व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया। ठीक है, विद्रोह के क्रम में संथालियों के द्वारा अपने सामाजिक आर्थिक हित एवं सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग की भावना का जो परिचय दिया गया वह अन्य जनजातीय आंदोलन एवं बाद के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। ठीक है, इसके बाद है कि संथाल विद्रोह के कारण और परिणामों का मूल्यांकन। ठीक है, तो हम इसका मूल्यांकन करें, देखते हैं। विशुद्ध रूप से यह विद्रोह जनजातीय एवं क्षेत्रीय प्रकृति का था, जो आदिवासियों की जमीन, जंगल एवं जीवन में बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध जनजातीय समाज की रक्षा के लिए शुरू किया गया। इस विद्रोह में औपनिवेशिक शोषण एवं शासन के प्रतीकों के साथ साथ देशी शोषक वर्ग को निशाना बनाया गया। यह विद्रोह अपने अधिकारों की रक्षा एवं शोषण के विरोध करने की भावना से प्रेरित था। आगे चलकर इस विद्रोह से प्रेरणा लेकर मुंडा विद्रोह जो कि 1895 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ है, और उसके बाद ताना भगत आंदोलन जो 1914 से 19 तक चला है, तथा 1857 के विद्रोह सहित अनेक विद्रोह हुए जिसके कारण में मूल रूप से ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियाँ रही है। ठीक है, संथाल विद्रोह भले ही अपने मूल लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, पर किसी भी आंदोलन का आकलन महज उसके लक्ष्य प्राप्ति को लेकर नहीं किया जा सकता है, बल्कि आने वाले समय में इनके द्वारा किन महत्वपूर्ण बदलावों का मार्ग प्रशस्त किया गया यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उस लिहाज से हम संथाल विद्रोह के परिणामों का आकलन निम्न आधार पर कर सकते हैं। पहला, कि जनजातीय एकता एवं जनजातीय समाज में सुधार को बल मिला। ठीक है, अपनी वीरता, साहस एवं नई आर्थिक व्यवस्था का स्वप्न आने वाले आंदोलन एवं विद्रोहों को प्रेरित किया। ठीक है, इसके बाद है कि विरोध के माध्यम से कुछ हद तक सही, पर सरकार ने अपनी नीति बदली जिससे जनजातियों में आत्मविश्वास आया। ठीक है, अंग्रेजी सरकार द्वारा इस क्षेत्र में दी गई रियायतों ने, ठीक है, जनजातीय समाज को आगे होने वाले विद्रोहों से जुड़ने की प्रेरणा प्रदान किया। ठीक है, सामाजिक एवं पंचायत व्यवस्था बहाली से जनजातीय एकता में वृद्धि हुई। ठीक है, और भविष्य के विद्रोहों में जनजातीय भागीदारी बढ़ी। अब हम लोग देख लेते हैं कि संथाल विद्रोह का महत्व क्या है। ठीक है, तो लगभग वही बातें हैं, इसको समझना है कि महत्व क्या है इसका। तो संथाल विद्रोह की विशिष्टता के कारण ही कार्ल मार्क्स ने इसे भारत का प्रथम जन क्रांति कहा है। ठीक है, संथाल विद्रोह भले ही अपने मूल लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हुआ, पर कुछ महत्वपूर्ण बदलावों तथा सुधार के साथ साथ आने वाले समय में महत्वपूर्ण बदलावों का मार्ग प्रशस्त किया, जिसकी महत्ता को आज हम निम्न रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है कि इस क्षेत्र में संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम लागू किया गया था, जिससे इस क्षेत्र में जनजातियों के आर्थिक हितों की रक्षा हुई। ठीक है, इसके बाद दिया है कि इस क्षेत्र में माझी व्यवस्था की पुनः बहाली की गई। तीसरा यह दिया है कि नॉन रेगुलेशन जिले के रूप में संथाल परगना का गठन तथा संथाल परगना के लिए डिप्टी कमिश्नर का पद जो है सृजित किया गया। ठीक है, चौथा दिया है कि जनजातीय एकता एवं जनजातीय समाज में सुधार को बल मिला। ठीक है, अगला दिया है कि अपनी वीरता, साहस एवं नई आर्थिक व्यवस्था का स्वप्न आने वाले आंदोलनों एवं विद्रोहों को प्रेरित किया। इसके बाद है कि विरोध
के माध्यम से कुछ हद तक ही सही पर सरकार ने अपनी नीति बदली, जिससे जनजातियों में आत्मविश्वास आया। अगला है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा इस क्षेत्र में दी गई रियायतों ने जनजातीय समाज को आगे होने वाले विद्रोह से जुड़ने की प्रेरणा प्रदान किया। अगला है कि सामाजिक एवं पंचायत व्यवस्था बहाली से जनजातीय एकता में वृद्धि हुई। ठीक है। और अंत में दिया है कि भविष्य के विद्रोहों में जनजातीय भागीदारी बढ़ी। तो विशुद्ध रूप से संथाल विद्रोह जनजातीय एवं क्षेत्रीय प्रकृति का था, जो जनजातीय क्षेत्र एवं जीवन में बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध जनजातीय समाज की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया। इस विद्रोह में शामिल विद्रोही नेताओं एवं जनता की वीरता, ठीक है, शोषण एवं अन्याय के प्रति लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वराज की प्राप्ति एवं नए सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए किया गया, जो जनजातीय विद्रोहों में इसे विशिष्ट स्थान दिलाता है। अपने इन्हीं विशिष्टताओं एवं प्रभाव के कारण संथाल विद्रोह क्षेत्रीय सीमा से निकलकर राष्ट्रीय महत्व का विद्रोह बना तथा आगामी जनजातीय विद्रोह एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका स्पष्ट प्रभाव जो है वो दिखता है। ठीक है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इसके सारे पहलुओं पर बात कर लिया, इसके महत्व को देखा हमने, इसके कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन किया। ठीक है। परिणामों को देखा, इसकी संथाल विद्रोह की प्रकृति क्या थी उसे भी देखा, विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ। ठीक है। विद्रोह के कारण क्या थे, इसके उद्देश्य क्या थे, इसका परिचय हमने पढ़ा। तो संथाल विद्रोह से जुड़ी हुई तमाम बातें हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है। तो अगला वीडियो हम लोग मुंडा विद्रोह के बारे में करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।